Hello everyone, in today's 12th Commerce Economics lecture, we are starting with chapter number 4 today, supply analysis. Let us move on towards the textbook on page number 37. So let us read what is written over here. Supply analysis. Just like we have completed with demand analysis, in the same way, this chapter will lead us towards the relationship between price and supply. The study of supply is as important as the study of demand. जितना important demand का chapter था हमारे लिए, उतना ही important किसका है? Supply का है. जब तक हम demand की बात कर रहे थे, we were talking about customer and customer. But now when we are talking about supply, we are thinking about seller, supplier, manufacturer. Okay. Supply is a fundamental economic concept that describes the total amount of a specific good or service that is available to a seller. Supply का मतलब क्या होता है? Total amount of specific goods, जो goods है या services है, कितना उसकी availability है जो seller provide कर सकता है, कितना उसकी availability है. The total amount of good or services available for sale at any specified price is known as supply. तो उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वो कितना सेल करने के लिए रेडी है, उसे हम क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे, राइट? कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई. अब इसके बीच में हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंस देख रहे हैं. तीन वर्ड हमारे सामने आ गए. पहला वर्ड क्या है? टोटल आउटपुट. सेकंड क्या है? स्टॉक. थर्ड क्या है? सप्लाई. तो तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या तीनों को हम सिनोनिमस बोलकर यूज कर सकते हैं? नहीं. तो टोटल आउटपुट क्या होता है? टोटल आउटपुट और आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो ये क्या आउटकम है? जो भी आप प्रोडक्शन करते हो, उस प्रोडक्शन से जो गुड्स बाहर आए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? आउटपुट, आउटकम. Total output can be defined as the sum of total of the quantity of the commodity produced at a given period of time in the economy. Economy में at a given time, given period, total quantity कितनी produced हुई है उसे बोलेंगे total output. Total output. Production leads to consumption. जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से क्या होता है? कंजम्पशन होता है. In the process of production, inputs are converted into output or final goods. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में होता क्या है? जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है जिसे हम बोलते हैं इनपुट, इट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स. ठीक है. तो यहां पर ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, प्रोसेस of converting raw material into finished goods. तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसी क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोडक्शन. और उससे निकलने वाला जो फिनिश गुड्स है उसे हम बोलेंगे आउटपुट. क्या बोलेंगे? आउटपुट. गेटिंग इट एवरीवन? नाउ व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक क्या है? चलो आउटपुट तो हमको समझ में आया. व्हाट इज स्टॉक नाउ? स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद द सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है ना. तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं. जस्ट लाइक हमारे पास यही फार्मर है. ठीक है ना. ये फार्मर हमारे पास है.
इस फार्मर का नाम है राजू, ठीक है, राजू नाम है इनका। और इन्होंने अपना जो बागीचा है उसमें मैंगो प्रोड्यूस किए, और हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पर बास्केट है ना, ऐसे उन्होंने 200 बास्केट, हाउ मेनी, 200 बास्केट मैंगोस प्रोड्यूस किए, बराबर है। तो इसे 200 बास्केट जो है उसे क्या बोला जाएगा, आउटपुट, राइट। अब इसमें से इनके जो फैमिली मेंबर हैं वो बोलते हैं कि इसमें से 5 बास्केट हम सेल नहीं करेंगे, घर के कंजम्पशन के लिए रखेंगे। मतलब अवेलेबल फॉर सेल कितना है, 200 माइनस 5, अवेलेबल फॉर सेल कितना है, 195 बास्केट, 195 बास्केट। तो ये जो 195 बास्केट है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे, स्टॉक। तो आउटपुट हमारा कितना हो जाता है 200, और स्टॉक हमारा कितना है 195। तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए अवेलेबल है, वो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि यूसेज के लिए, ठीक है। अवेलेबल फॉर सेल विथ अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई का क्या, ये सोर्स है, मतलब जब तक आप स्टॉक मेंटेन नहीं करोगे तब तक आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इट इज पोटेंशियल सप्लाई। तो स्टॉक को क्या बोला जाएगा, भावी सप्लाई। भावी मतलब जो भविष्य में सप्लाई होने वाला है वो आज का स्टॉक है, पोटेंशियल सप्लाई। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज्ड। अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ा दें, है ना, अगर मैंने यहां से क्या किया, मेरा जो आउटपुट है, मेरा जो प्रोडक्शन है, इफ आई इंक्रीज इट, मैंने इसको 200 से ऐड कर दिया, हाउ मच, सपोज मैंने 50 बास्केट और इंक्रीज कर दिया, तो टोटल मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा 250। तो अगर मुझे स्टॉक इंक्रीज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन इंक्रीज माई प्रोडक्शन। मैं अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता हूं, ऑटोमेटिकली स्टॉक बढ़ जाएगा। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। देखो किसको सिखा रहे हैं, हमको तो पहले से मालूम है, स्टॉक नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं होगा, ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, है ना। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखेंगे तो हमेशा स्टॉक क्या होता है, ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है या उसके इक्वल हो सकता है ना। अभी आपके पास सपोज 200 बास्केट अवेलेबल है मैंगो के, हाउ मेनी, 200। तो इसमें से आप कितना सप्लाई कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 200 ही सप्लाई कर सकते हो। तो या तो ये इसके इक्वल होगा, है ना, हमारा जो स्टॉक है इसके इक्वल होगा सप्लाई, या इससे कम होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। कौन से सिचुएशन की बात करें, नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, ओके। In the case of perishable goods such as milk, fish, etc., स्टॉक में बी इक्वल टू सप्लाई। देखो वही बताएं, अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो स्टॉक क्या हो सकता है, सप्लाई के बराबर हो सकता है, मतलब जितना स्टॉक है हमने सब बेचने के लिए रखा है। ऑन द अदर हैंड फॉर ड्यूरेबल गुड्स सच एज फर्नीचर, गारमेंट एक्सेट्रा, स्टॉक कैन एक्सीड द सप्लाई। तो जहां पर हम ड्यूरेबल गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम हमेशा सप्लाई से ज्यादा बनाते हैं, है ना, जितना हमको सप्लाई करना उससे ज्यादा बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर में भी रहेगा तो कुछ बुरा नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। हो सकता है सपोज इस महीने का डिमांड हमारा, इस महीने का डिमांड हमारा 1000 क्रिकेट बैट्स का है। क्रिकेट जो बैट मैन्युफैक्चर करते हैं 1000 क्रिकेट बैट का हमारा इस महीने का क्या है, डिमांड है। तो हमें उतना ही सप्लाई करना है, तो सप्लाई हमारा 1000 बैट होना चाहिए। तो मैं यहां पर अगर 1000 से 100 बैट्स एक्स्ट्रा बनाऊंगा ना तो भी कोई बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है भाई, नहीं बिका तो पड़ा रहेगा, अगले साल बिकेगा, अगले महीने बिकेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वो ड्यूरेबल है। क्या है वो, ड्यूरेबल।
तो इन द केस ऑफ ड्यूरेबल कमोडिटी, जो लॉन्ग टर्म चलता है, ज्यादा समय तक चलता है, खराब नहीं होता है, उसमें स्टॉक ज्यादा हो सकता है सप्लाई से। ठीक है। एंड थर्ड वन, हमारा मेन पॉइंट, सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म। सप्लाई क्या है? एक संबंधित शब्द है, रिलेटिव टर्म है, मतलब किसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। जब भी आप सप्लाई की बात करें तो आपकी बात कंप्लीट कब होगी? जब वो प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में और क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे। अदरवाइज सप्लाई कभी भी आपका सेंटेंस से पूरा नहीं होगा। व्हाट इज सप्लाई, है ना। अगर मैं डिमांड करूं आई वांट मिल्क, तो आई वांट मिल्क, तो इससे कितना मिल्क चाहिए, इसका एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कब चाहिए, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कितने प्राइस में चाहिए, क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। तो ये डिमांड कंप्लीट नहीं है। ऐसे ही सप्लाई भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर मैं एक मिल्क सप्लायर हूं और मैं बोलूं कि मुझे मिल्क सप्लाई करना है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कितने प्राइस पे करना है, कौन से टाइम पे करना है, कौन सी क्वांटिटी पे करना है। राइट है। तो इसके लिए क्या है, ये रिलेटिव टर्म है। इसको रिलेट किया जाता है प्राइस से, टाइम से, क्वांटिटी से। प्राइस से, टाइम से, क्वांटिटी से। ओके। तो जब भी आप सप्लाई की बात करेंगे, आपको इसके साथ में प्राइस बताना पड़ेगा, इसके साथ में टाइम बताना पड़ेगा, इसके साथ में क्वांटिटी बताना पड़ेगा, तब आप करेक्ट बात कर रहे हैं सप्लाई के बारे में। मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई का क्या मीनिंग है? The word supply implies the various quantities of a commodity offered for sale by a producer during a given period of time. क्या बता दिया सप्लाई क्या है? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटी क्यों रखी हुई है? ऑफर फॉर सेल, सेल करने के लिए रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? ऑफर्ड फॉर सेल, कंज्यूम करने के लिए नहीं रखा है, सेल करने के लिए। किसने रखा है? बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उस समय रखा हुआ है जहां पर वो सेल करना चाहता है, एट अ गिवन प्राइस। उस समय उसका एक फिक्स्ड प्राइस रखा हुआ है। मतलब आप बाद में आओगे तो आपको वो प्राइस पे शायद ना मिले। ठीक है ना। सो वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। ये हमारा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो इस तरीके से हमको सप्लाई को समझाना है, एक्सप्लेन करना है। ओके। इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। दो चीज का यहां पर बात बताया, साथ ही साथ हम क्वांटिटी भी बोलेंगे, है ना। इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस along with that quantity. Supply is a flow concept. Supply कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली सप्लाई है मतलब क्या हो रहा है, उसका एक प्रवाह है, बह रहा है ना। आपको फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करना है। It refers to the amount of commodity that the firm produced and offer for sale in the market over a period of time, say a day, a week, a month or a year. तो यहाँ पर डिपेंड कर सकता है कि जो टाइम पीरियड है कोई एक ही दिन हो सकता है, एक पूरे वीक चल सकता है, या मंथली हो सकता है, या पूरे ईयर, पूरे साल भर क्या हो, सप्लाई होता रहे। बराबर है। मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। Supply refers to the relationship between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply. देखो ये किसने दिया? पॉल सैमुअल्सन, मिस्टर पॉल सैमुअल्सन। इन्होंने बताया सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन, या रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस और अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। कौन से प्राइस पे कितना गुड सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूसर रेडी हैं, उसे हम क्या बोलते हैं?
सप्लाई। अभी सपोज मेरे पास प्रोडक्ट है बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मैं अभी मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्ट है मेरे पास, तो मैंने क्या मेंटेन करके रखा है, स्टॉक मेंटेन करके रखा है, मैं वेट कर रहा हूं कब स्कैरसिटी आएगी, जब स्कैरसिटी आएगी प्राइस बढ़ेगा तब मैं बेचूंगा, मेरी मर्जी। तो सप्लाई कब कहा जाएगा, जब मैंने स्टॉक मेंटेन किया है तब उसको सप्लाई बोलेंगे, आंसर इज नो। सप्लाई उसे बोलेंगे जब वो मार्केट प्राइस सही होगा, जहां पर मैं एज अ प्रोड्यूसर तैयार हूं, रेडी हूं उसको सेल करने के लिए, तब उसे कहा जाएगा सप्लाई। Supply refers to the quantity of commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a given price during certain period of time. तो ये भी आपको परफेक्टली बाय हार्ट करना है, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर, उसकी इच्छा भी है और वो कर भी पा रहा है, ऑफर कर पा रहा है, फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस during a certain period of time. For example, a farmer's output, total output of rice is 4000 kilogram. तो ये total output हो गया, मतलब production. This is the total stock. If the price is rupees 40 per kilogram, he offers 1000 kilograms for sale. अगर बोल रहा है कि अगर 40 रुपीज पर किलोग्राम मिलेगा तो वह 1000 किलोग्राम बेचने के लिए तैयार है। दिस इज एक्चुअल सप्लाई। तो 4000 किलोग्राम में से एक्चुअल सप्लाई कितना है, 1000 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि वो 40 रुपीज पर किलोग्राम में वो 1000 किलो ही सेल करने के लिए तैयार है। गेटिंग इट? सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल। A supply schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity, particular commodity। ठीक है, तो यहां पर हम पहले देख रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। आपको याद आता है चैप्टर नंबर 3A में हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया था, बस कुछ कुछ वैसा ही हमको क्या बनाना है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। Individual supply schedule refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at a various price during a given period of time। तो यहां पर देखिए टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन रुपीज पर किलोग्राम, और राइट साइड में है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, दैट मींस क्वांटिटी दिया हुआ है। तो अगर यहां पर प्राइस है 10 रुपीज पर किलोग्राम, 10 रुपीज पर किलोग्राम, तो जो सेलर है, मतलब मैं अगर एक सेलर हूं तो आई एम रेडी टू सेल एट रुपीज एट 100 किलोग्राम, एट रुपीज 10 मैं 100 किलो बेचने के लिए तैयार हूं। अगर प्राइस इंक्रीज होता है 20 रुपीज, सो आई एम रेडी टू सेल 200 क्वांटिटीज ऑफ द सेम, 200 किलोग्राम्स। अगर प्राइस इंक्रीज होता है 30 पे, आई एम रेडी टू सेल 300 किलोग्राम्स। 40 पे हो रहा है तो 400 किलोग्राम्स, और 50 तक प्राइस बढ़ गया तो आई एम रेडी टू सेल एट 500। तो मैं एक स्टॉकिस्ट हूं, मैं एक सप्लायर हूं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है मैं अपना सप्लाई और इंक्रीज कर रहा हूं। गेटिंग इट? तो यहां पर हमको क्या दिखाता है, हमको ये दिखाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको ही समझाने के लिए देखो लिखा हुआ है, this particular table explains the functional relationship between price and quantity supplied of a commodity. Lower the price, lower the quantity of the commodity supplied, मतलब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगी, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उसका ही उल्टा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई की क्वांटिटी भी कम होगी। At the lowest price of rupees 10, supply is also lowest at 100 kilograms.
at the highest price of rupees 50, quantity supplied is highest at 500 किलोग्राम, है कि नहीं? तो यहां पर हमको दिखाई देता है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसका हम कर्व बना देते हैं, प्लॉट करेंगे हर एक पॉइंट को। तो यहां पर आपने क्या किया, क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पे लगा दिया और प्राइस को आपने वाई एक्सिस पे लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, फिर हमने ड्रॉ किया वाई एक्सिस, और फिर क्या कर रहे हैं, एक एक करके प्लॉट किया जा रहा है, ठीक है। प्राइस में 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज एंड 50 रुपीज। और यहाँ पर क्वांटिटी में क्या होगा, 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 400 किलोग्राम एंड 500 किलोग्राम, राइट है। अभी प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं एट ₹10 पर किलोग्राम, एट ₹10 पर किलोग्राम। हम क्या करेंगे, अभी ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो यहां पर प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट हमको यहां पर मिलेगा और ये यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली 20 रुपीज पे क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, 30 रुपीज पे और इंक्रीज हो गई, 40 रुपीज पे 400 किलोग्राम और 50 रुपीज पे 500 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर कर्व हमें मिलता है, ये कैसा मिलता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने वाला अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें मिला। तो ये कर्व हमको क्या शो करता है, ये कर्व हमें शो करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। जैसा हम डिमांड में बात करते थे उससे रिवर्स बात करना है। डिमांड में हम बात करते थे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। अब हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In this particular figure, quantity supplied is shown on the x-axis and price on the y-axis. Supply curves SS slopes upward from left to right, indicating the direct relationship between price and quantity supplied. दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। Now talking about market supply schedule, ये भी क्या होगा, सेम होगा, बट 2-3 सप्लायर का कंबाइन करके होगा, ठीक है। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या बताया, मार्केट सप्लाई schedule refers to a tabular representation showing different quantities of commodities which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. तो यहाँ पर जैसे हमने डिमांड में किया था वैसे इसमें भी क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने देखिए प्राइजेस वही रखा गया है, बट सप्लाई हमारे पास इस बार ए, बी और सी, ये 3 सप्लायर हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का सप्लाई का क्वांटिटी अलग अलग है। एट प्राइस 10 रुपीज पे क्या हो रहा है, सप्लायर ए जो है वो 100 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है, सप्लायर बी 200 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है, और सप्लायर सी 300 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। तीनों का टोटल ले लेंगे तो कितना मिलेगा, 600, है ना। तो हम टोटल ले लेते हैं, एट प्राइस 20 रुपीज पर किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलर ए जो है वो 200 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है, सेलर बी 300, सेलर सी 400। तो ऐसे क्या करेंगे, तीनों का टोटल ले लेंगे
900 आएगा। वैसे ही 30 रुपीज पे तीनों कितना सप्लाई करने के लिए रेडी है? 1200। और 40 रुपीज पे तीनों का मिलाएंगे तो 1500। 50 रुपीज पे तीनों का मिलाएंगे तो 1800। आफ्टर टेकिंग एडिशन वी विल टेक एवरेज। क्या लेंगे? एवरेज। ठीक है। So here market supply is obtained by adding the supply of sellers A, B, C at different price at a highest price of rupees 50. Market supply is the highest at 1800 kilograms. At lowest price of the rupees 10, market supply is lowest at 600 kilograms. तो यहाँ पर आपके सामने, अच्छा विदाउट टेकिंग एवरेज हमने क्या किया? डायरेक्ट बेसिस पे कर दिया। एवरेज लेते तो भी चलता था। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमने यहाँ पर पुट कर दिया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, और हमको सप्लाई कर्व जैसे पहले था वह उसी तरीके से मिला है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके। क्वांटिटी सप्लाई shows on the x axis and price on the y axis. Supply curves SS slopes upward from left to right, indicating a direct relationship between price and market supply. तो आप देखेंगे दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या हो गया वहां पर इंडिविजुअल डिमांड था, सॉरी सप्लाई था, और यहाँ पर मार्केट सप्लाई है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा सप्लायर आ गए, तीनों का हमको टोटल लेकर के वर्क करना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई याद कीजिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस याद आता है? तो जैसे डिमांड का था, अब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। देखो इसमें भी सबसे पहला क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस is an important factor influencing the supply of a commodity. प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसा प्राइस आप पे करना चाहते हो उसी हिसाब से आपको क्या करेगा? सप्लायर गुड सप्लाई करेगा। More quantities are supplied at a higher price and less quantities are supplied at a lower price. अगर आपने कम प्राइस लगाया तो आपको क्या करेगा? कम सप्लाई करेगा। अगर आपने ज्यादा प्राइस देने की इच्छा रखी तो वो भी आपको क्या करेगा? ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा। Thus there is a direct relationship between price and quantity supplied. तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अब एक इंसिडेंस मुझे याद आता है, मैं एक बार मैंने विजिट किया था जो वेजिटेबल मार्केट है वाशी में, एपीएमसी मार्केट के यहाँ पर वेजिटेबल मार्केट है, जहां पर क्या होता है अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 4 o'clock 5 o'clock लोग आ जाते हैं और वेजिटेबल परचेस करते हैं फ्रॉम होलसेलर्स, एजेंट से वेजिटेबल परचेस करते हैं मार्केट डीलर से, और फिर वो वेजिटेबल सप्लाई होता है हमारे लोकल मार्केट में, और यहाँ से फिर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। तो रिसेंटली क्या हो गया था कि जो मार्केट है वाशी का, वहां पर कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे, और जो रिच फैमिली से पर्सन थे उनको भी क्या होने लगा? कोरोना होने लगा। पहले उन्होंने मार्केट को बंद नहीं किया था, इतना डर नहीं था, उनको लगता था ठीक है कोरोना है, हमको कौन सा कोरोना इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, और हो भी गया तो हम अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज कराएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे वहां पर ज्यादातर वेल्दी फैमिली से हैं। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे कोरोना केसेस बढ़ते गए, बहुत सारे जो वहां के मर्चेंट्स थे उनका डेथ भी होने लगा, तो लोगों को डर फैला, तो फिर उन्होंने मार्केट बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए। तो बाद में पता लगाया गया कि ऐसा इतनी तेजी से क्यों स्प्रेड हुआ वाशी मार्केट में। तो वहां पर डीलिंग करने का एक कोडिंग सिस्टम होता है। तो वहां पर प्राइसिंग का सिस्टम क्या है? वहां पर जो मेन डीलर होता है वो एक बोली लगाता है कि मुझको मेरा प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल वहां पर सपोज लेडी फिंगर रखा हुआ है, काफी क्वांटिटी में रखा हुआ है, तो कोई अगर वहां पर क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, तो वो क्या करेगा? वो रेट पूछता है। तो इसने रेट बताया, फॉर एग्जांपल बोल दिया कि एक गनी बैग जो है वो 2000 रुपीज का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? सामने वाला बार्गेन करना चाहता है, तो ये बार्गेन सबके सामने बार्गेन करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा।
तो ऐसा ना हो तो वहां पर वो क्या करता है, जो सेलर होता है ना वो फिंगर शो करता है, 100 रुपीज कम, 200 रुपीज कम, 300 रुपीज कम, 400 रुपीज कम, बराबर है ऐसा। तो उसमें उसकी उंगली पकड़ते हैं, जो उंगली पकड़ा हुआ है ना, चुपके से वो लोग क्या करते हैं, उंगली पकड़ते हैं। सपोज उन्होंने सेकंड उंगली पकड़ी है तो उसमें क्या हो जाएगा, 200 रुपीज कम करने को रेडी है, बराबर। और फिर वो क्या करेंगे, जब उनको रेट फिक्स करना रहता है तो उसको ताली बजाते हैं दूसरे के हाथ पे। जब तक ये क्लैपिंग नहीं होगा दोनों का, तब तक दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और यही मेन रीजन था कि जो कस्टमर और सेलर दोनों को क्या हो जाता था, दोनों इन्फेक्ट हो जाते थे, और इसकी वजह से वहां पर कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और उसके बिना धंधा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका रेट ओपन हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तो यहां पर देखो डिमांड और सप्लाई। अब जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्राइस लगाएगा ना, उसको सारा का सारा माल बेच देंगे, भाई तू लेके जा, क्यों, तू ज्यादा दे रहा है। और जो व्यक्ति ज्यादा भाव ताव करेगा, ज्यादा बार्गेनिंग करेगा, उसको कम, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी सेल करेंगे, ठीक है चलो 2 गोनी बैग तू भी लेके जा, है कि नहीं। तो पहला बात हमने देखा इसमें डिटर्मिनेंट्स में क्या आता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम लोग सप्लाई की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स रिड्यूस द कॉस्ट, इंप्रूवमेंट्स रिड्यूस दी कॉस्ट। मतलब जब आप मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। पहले देखो हैंडलूम चलते थे, हाथ से क्या बनाया जाता था, हाथ करगा से साड़ियां कपड़े ये सब बनाए जाते थे। बाद में धीरे धीरे मशीन्स आ गई। तो टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। वैसे डे बाय डे और क्या होता है, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है उतना ज्यादा प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस, फैक्टर प्राइसिंग मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर प्राइसिंग। लैंड को क्या चाहिए, रेंट। लेबर को क्या चाहिए, वेजेस। कैपिटल को क्या चाहिए, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे फैक्टर कैसे फैक्टर हैं, ये क्या है, ये है फैक्टर प्राइस। क्या है ये, फैक्टर प्राइस, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें, इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, है ना। जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े, हमें ज्यादा वेजेस देना पड़े, हमें ज्यादा रेंट देना पड़े, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट सप्लाई डिक्रीजेस, और अगर कॉस्ट बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई भी कम हो जाएगा। गेटिंग इट। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एटसेट्रा इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल एज सप्लाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा आप प्रोड्यूस कर सकोगे, आउटपुट मिलेगा, और उतना अच्छा सप्लाई कर पाओगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई भी कम हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज डिक्रीज इन द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। गवर्नमेंट पॉलिसी, विच पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में एंकरेज सप्लाई, एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में डिस्करेज द सप्लाई। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके लिए फेवरेबल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर आपके लिए क्या है, फेवरेबल है, तो आपका सप्लाई मार्केट में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके खिलाफ जाती है,
या अनफेवरेबल है। जैसे देखो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो थी, तो बीच में सब लोग क्या बोल रहे थे, प्लास्टिक बैन करो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस तरीके से एक्शन लिया और लोगों का सप्लाई क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि कारखाने बंद करने पड़े। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी क्या होती है, एक कारण होती है जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एटसेट्रा मे एंकरेज और डिस्करेज प्रोडक्शन एंड सप्लाई। तो प्रोडक्शन और सप्लाई को एंकरेज या डिस्करेज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स। तो हमको ये देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है या अनफेवरेबल। अगर वो फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ जाएगा, अनफेवरेबल है तो सप्लाई कम हो जाएगा। नेचुरल कंडीशंस, नेचुरल कंडीशंस, द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल कंडीशन। ऑब्वियसली अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए एग्रीकल्चर से, तो अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपको अच्छा सप्लाई मिलेगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही प्रॉपर ना हो, किसकी वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, तो हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एग्जांपल, अ गुड मॉनसून एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट, so the supply of agricultural product will increase, and unfavorable climatic condition will lead to decrease in supply। है ना, बहुत इजी है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, प्राइस का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर आपने पहले से प्रेजुडाइसिस कर लिया, माइंड में फिक्स कर लिया है इसका प्राइस तो 2 महीने के बाद बढ़ने वाला है, तो आप अभी क्या कर देंगे, आप स्टॉक होल्ड कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, कि आप पहले से क्या कर देते हैं, होर्डिंग क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, होर्डिंग। मतलब आपको मालूम है कि सपोज मेरे पास शुगर है, आई हैव शुगर विथ मी, और ये जो शुगर है अभी प्राइस चल रहा है 40 रुपीज पर किलोग्राम, और मुझे मालूम है कि आफ्टर 2 मंथ ये 45 रुपीज पर किलोग्राम होने वाला है। तो मैं अभी शुगर सेल करूंगा क्या, मैं बोलूंगा नहीं भाई अभी क्यों बेचेंगे, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद बेचेंगे, प्राइस को बढ़ने दो तभी बेचेंगे, 5 रुपया ज्यादा मिलेगा पर किलोग्राम, है कि नहीं। तो ऐसा क्या हो जाता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट दी प्राइस। ओके, if prices are expected to rise in the near future, the producer may withhold the stock। स्टॉक को क्या करेगा, अपने पास होल्ड करके रखेगा, रिटेन करके रखेगा। दिस विल रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। इसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रोड्यूसर को ऐसा पता चला कि नियर फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं, तो तुरंत अभी बढ़े हुए प्राइस पे बेच देगा वो, है ना। पॉइंट नंबर 8, अदर फैक्टर। बाकी और कौन से फैक्टर्स हैं, इट इंक्लूड नेचर ऑफ द मार्केट, रिलेटिव प्राइस ऑफ द अदर गुड, रिलेटिव मतलब सब्स्टिट्यूट का प्राइस, ठीक है, रिलेटिव प्राइस ऑफ द अदर गुड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, availability of the factor of production, etc. If all factors are favorable, supply of a commodity will be more and vice versa। सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं अगर फेवरेबल होंगे तो उससे क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने था प्राइस ऑफ कमोडिटी, जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा सप्लाई। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जितना टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा कॉस्ट उतना कम होगा, प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा सप्लाई होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर फैक्टर प्राइस ज्यादा हुआ, लैंड का लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, लेबर के लिए वेजेस, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट, अगर ये बढ़ा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, बैंकिंग फैसिलिटी होगी उतना अच्छा हमारा सप्लाई होगा। और यहां पर जहां पर शॉर्टेज हुआ तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी अगर फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर अनफेवरेबल है तो सप्लाई कम होगा। नेचुरल कंडीशन, अगर नेचुरल कंडीशन हमारे प्रोडक्शन के फेवर में है
है ना। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल गुड्स का बोला, अच्छी बारिश हो रही है, अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अगर कंडीशन अच्छा नहीं हुआ तो प्रोडक्शन कम होगा, तो सप्लाई भी कम होगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, हमें लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो हम अभी सप्लाई को क्या कर देंगे, होल्ड पे रख देंगे। और अगर ऐसा लगता है कि हमें फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है तो अभी का अभी सप्लाई बढ़ा देंगे, फटाफट माल निकालो ज्यादा प्राइस के ऊपर, राइट। अदर फैक्टर में हमने देखा कि नेचर ऑफ द मार्केट, relative price of the other good, export and import, industrial relation, availability of the factor of production, ये सारी चीजें भी सप्लाई को अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो सप्लाई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहां पर। आज कोरोना के पीरियड में भी आप देखो लेबर का सप्लाई शॉर्टेज हो गया है, ज्यादातर जो मजदूर हैं वो अपने अपने नेटिव प्लेस पे चले गए हैं। तो आज की तारीख में आपको कोई लेबर वर्क कराना है तो उसका हाई प्राइस पे करना पड़ता है, क्यों, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, है कि नहीं। तो ये एक कठिन परिस्थिति हमको देखने को मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है कि सप्लाई ये सारे डिटर्मिनेंट्स की वजह से चेंज हो सकता है। सो आज के लिए इतना काफी, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सप्लाई, इन दी नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।